हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कल एब्सेंट कौन कौन था आप में से? Okay. देखो बच्चों, अच्छा पिछले पार्ट में कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चंस कर लिए हैं, शीट निकालो। हाँ जी, शीट दिखाइए। क्वेश्चंस कर लें आप लोग शीट से। देखो बच्चों, अभी तक हम कौन कौन सा केस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को? नंबर ऑफ स्पेसिस अपॉन कौन सा नंबर है? एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पेसिस। ये आपके सामने पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास है? एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर्स अपॉन कितना था आपका? 22.4। ठीक है, बोलो कोई डाउट? क्लियर है? ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है। और एक मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं बच्चों इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आपके पास? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। और आर को हमने क्या कहा था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है आपका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में से, पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में से कोई डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट? हाँ जी। फिफ्थ का सेकंड और थर्ड। चलो बच्चों, फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखो। हाँ जी, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 1 लीटर दिया गया है। ठीक है, 1 लीटर आपको वॉल्यूम दी गई है पानी की। अज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ये डेंसिटी का सिंबल होता है, कितना दिया गया आपको? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये आपको दिया गया। बोलो बच्चों को डाउट? ठीक है, ये किसका सिंबल है आपके पास? डेंसिटी का सिंबल होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, देखो, अगर वॉल्यूम 1 लीटर यानी कि कितना हुआ? 1000 क्या बन जाएगा आपका? मिलीलीटर। कितना बन जाएगा? 1000 क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होते हैं। तो दिस मींस मास किसके बराबर बन जाएगा? डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1। वॉल्यूम कितनी है? 1000। यूनिट क्या बन जाएगी? ग्राम्स। तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया आपका? 1000 ग्राम्स आ गया। नो डाउट। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने क्या होते हैं? मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास होगा? मोलिकुलर मास होगा। वाटर का मोलिकुलर मास क्या है? H2O है। 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है आपका? 16। कितना बन जाएगा आपका? 18 बन जाएगा। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना बन जाएगा? 1000 अपॉन क्या हो जाएगा आपका? 18। बोलो कोई डाउट? ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या बन जाएगा? 1000 बाई 18 इंटू
6.022 इंटू क्या हो गया आपका 10⁻23 क्या बन जाएंगे आपका मॉलिक्यूल? कोई डाउट? हाँ जी, बोलो कोई डाउट? इसी का थर्ड पार्ट देखो, इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम, कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट में निकाल लें। अब 0.05 ग्राम से डिवाइड कर दो 18 से, क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था इस क्वेश्चन को? यहां तक कितने बच्चे सोल्व कर चुके हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग करेंगे आज, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 63 करो, 56 करो, 57 करो। 63, 56, 57 कल कर लिए? जिन्होंने ये कर लिए वो, बाकी जो नहीं अटेम्प्ट हुए हैं वो करो फटाफट।
फिफ्थ हो गया बच्चों? हाँ जी, फिफ्थ हो गया। सिक्स में कोई डाउट? हो गया था क्लास में? हाँ जी, किसमें? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किया था क्लास के अंदर हम लोगों ने। देखो सोडियम के जो एटम्स होंगे वो दुगने होंगे। एक बात देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, Na2CO3 ना, तो जो सोडियम एटम्स होंगे वो मॉलिक्यूल से क्या होंगे? दुगने होंगे। कार्बन एटम्स मॉलिक्यूल्स के बराबर होंगे। ऑक्सीजन एटम्स क्या होंगे? आपके 3 गुने होंगे। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। 9 डाउट है कौन से वाले में? 9 किसका? रेडियस निकालो, उसका डबल कर दो। कौन सा वाला पार्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड पार्ट। देखो बच्चों 8 का सेकंड पार्ट देखिए। चलो फर्स्ट से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपका भी डाउट? हाँ 8 देखो, व्हाट इज गिवन टू अस, assuming the density of water to be 1 gram per centimeter cube। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया बच्चों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। आपको एक मोलिक्यूल की क्या निकालनी है? वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हमें एक मोलिक्यूल की वॉल्यूम कैलकुलेट करने में, एक बात देखो, 1 ग्राम में कितनी वॉल्यूम है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगी। 1 ग्राम की वॉल्यूम बच्चों आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मिलीलीटर। कितना आपके पास? 1 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट आप लोगों को? अब 1 ग्राम पानी में कितने मोल्स होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन क्या होता है? मोलिकुलर मास। ठीक है, और वाटर का जो मोलिकुलर मास है कितना है? 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों आपका? 18। तो 1 ग्राम पानी में कितने मोल्स बन गए आपके पास? 1/18 मोल्स बन जाएंगे। अब ये तो मोल्स आ गए। एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स होते हैं। तो इतने मोल्स में कितने मोलिक्यूल बन जाएंगे? इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या बन गया आपके पास? मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इनकी वॉल्यूम कितनी है? 1 मिलीलीटर है। जब इतने मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है, तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी बन जाएगी? 18 अपॉन 6.022 इंटू क्या होगा आपका? 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। बोलोगे डाउट? एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम आ गई है, बोलोगे डाउट? और मॉलिक्यूल कैसा है? स्फेरिकल है। तो ये क्या बन गया? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू दिस हो जाएगा 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से क्या निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगा। कोई दिक्कत? रेडियस निकल जाएगा यहां से। रेडियस आ गया तो उसका डबल कर दो, क्या निकल जाएगा? डायमीटर निकल जाएगा। हाँ जी, बोलो कोई डाउट? क्लियर? हाँ जी, क्लियर? एट क्लियर हो गया? 9 कोई डाउट है किसी का 9th क्वेश्चन के अंदर? 10th में कोई डाउट है किसी को? 11th 11th में कोई डाउट है किसी को? 12th में कोई डाउट है किसी को? 13th 14th 15th 16th का फर्स्ट पार्ट। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग वेज मोस्ट, आपको मास निकालना है सबका। 50 ग्राम का तो मास 50 ग्राम ही होगा। हाँ, तो 50 ग्राम का मास तो 50 ग्राम ही होगा। 50 ग्राम से कंपेयर कर लो। ठीक है,
17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 25 तक कोई डाउट? 24th का सेकंड पार्ट देखो, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ H2S आर कंटेन्ड इन 0.4 मोल ऑफ H2S, ये वाला पार्ट है। सेकंड, हाउ मेनी ग्राम एटम्स, देखो ग्राम एटम का मीनिंग क्या बताया था, मोल। भाई 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 मोल एटम्स। इफ आई से टू यू 1 ग्राम एटम, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 मोल एटम्स। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, 1 मोल एटम्स, ठीक है। इफ आई से 1 ग्राम मोलिक्यूल, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 मोल मोलिक्यूल्स। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, 1 मोल मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ग्राम एटम आपसे पूछा गया है किसका, हाइड्रोजन और सल्फर का, किसमें 0.4 मोल है किसका बच्चों आपका, H2S का। एक बात देखो, जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे क्या होगा, डबल होने वाले। तो सल्फर कितना आ जाएगा, इसका डबल कितना होता है आपका 0.8 होता है, सॉरी हाइड्रोजन कितना आएगा भाई, H2S एक मोलिक्यूल में 2 एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम्स क्या होंगे, डबल होंगे। अगर इसके 0.4 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे आपके पास, 0.8 मोल्स। 0.8 मोल यानी कि 0.8 ग्राम एटम्स, ठीक है। सल्फर कितना होगा आपके पास, 0.4 मोल ही होगा। कोई डाउट, क्लियर और नॉट? देखो 1 मोल एटम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटम बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास मैंने बताया, एटॉमिक मास इन ग्राम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही पार्ट आपके सामने है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये कैसे आया, आप एक बात देखो, H2S के एक मोलिक्यूल में कितने एटम हाइड्रोजन के, 2 हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है दुगने होंगे ना। अगर 0.4 मोल H2S है तो इसमें हाइड्रोजन कितने एटम होंगे, इसका डबल कितना होते हैं, 0.8 मोल्स बन जाएंगे। सल्फर कितना होगा आपका, 0.4 मोल ही होगा। गॉट इट? क्लियर हुआ बच्चों पॉइंट? बोलो कोई डाउट? 25 तक कोई और डाउट? चलो बच्चों हम एक तो कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे आज नया। 25 तक मैंने डाउट ले लिए, बाकी डाउट हम कर लेंगे। ये किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज फर्स्ट क्लास किन किन बच्चों की है, जिनकी फर्स्ट क्लास है? आपने कहीं डेमो लिए हैं? आपकी फर्स्ट क्लास है? कहीं नहीं पढ़े हो? कहाँ पढ़ रहे थे अभी तक केमिस्ट्री? कहीं नहीं पढ़ रहे थे? आपने कहाँ कहाँ पढ़ी है? हाँ जी, स्कूल में। कौन सा स्कूल है आपका? बोलिए। कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आज शुरू करने वाले हैं, दैट इज इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट मास। इससे अगला टॉपिक हमारा आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स का, और उसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना होता है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम से कौन सा मास है, मोलिकुलर मास, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और समझ लोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये किसके बराबर होता है, दिस इज मास इन ग्राम से कौन सा मास है, मोलिकुलर मास। तो कौन सा मास होता है आपका, मोलिकुलर मास होता है, ठीक है। इफ आई से टू यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों मास इन ग्राम अपॉन कौन सा मास होगा आपका, इक्विवेलेंट मास अपॉन कौन सा मास होगा आपका, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उसके लिए एक वर्ड समझना है कि इक्विवेलेंट, देखो बच्चों, एक होता है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट।
ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये सिंबल है इक्वल का, और ये सिंबल किसका है आपका इक्विवेलेंट का। एक सिंबल किसका इक्वल का और एक सिंबल किसका है आपका इक्विवेलेंट का, ठीक है। क्लियर पॉइंट आपको। अब अगर हम बात करें कि इक्विवेलेंट होता क्या है, कि इक्विवेलेंट कब यूज होगा और इक्वल कब यूज होगा, उसको समझे। मान लो एक केस समझते हैं कि एक विनय है, एक ललित है और एक से नरेंद्र है। ये तीन कोई बंदे हैं। हमने क्या किया, तीनों को 100-100 रुपए दे दिए, ठीक है। 100 रुपए बच्चों किसको दे दिए गए, विनय को, 100 रुपए ललित को, 100 रुपए नरेंद्र। विनय किसी शॉप पे गया और उसने वहां से क्या किया, 10 पेन खरीद लिया। क्या खरीद लिया वहां से, आपका 10 पेन खरीद, ठीक है। ललित किसी शॉप पे गया, उसने वहां से क्या किया, 20 पेंसिल खरीद ली, ठीक है। और नरेंद्र किसी शॉप पे गया, उसने वहां से क्या किया, आपका 50 कैंडी खरीद लिया। क्या खरीद लिया आपके पास, कैंडी, ठीक है। कैंडी तो समझते ना आप लोग, जो टॉफी होती है। अब देखो इक्वल और इक्विवेलेंट, क्या 10 पेन 20 पेंसिल्स के बराबर होंगे, नहीं होंगे। कि फिजिक्स में आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो बोलता है टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी इक्वल ओनली इफ देयर डायमेंशंस आर सेम। अगर उनके डायमेंशन सेम है तभी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। लेकिन भाई 10 पेन का प्राइस भी कितना है, 100 रुपए, और 20 पेंसिल का प्राइस भी कितना है, 100 रुपए है, 50 कैंडी का प्राइस भी कितना है आपका, 100 रुपए है। बोलो कोई डाउट। तो आई कैन से दैट ₹100 आर इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। 10 पेन, 10 पेन आर इक्वल टू किसके, आपका 20 पेंसिल्स, 20 पेंसिल्स आर इक्वल टू किसके, आपका 50 कैंडी। किसके इक्वल आपके पास, 50 कैंडी। बोलो कोई डाउट। देखो जो टोकन सिस्टम होता है ना, आप रेस्टोरेंट में जाते हो गोलगप्पे खाने के लिए, आप क्या करते हो, टोकन लेते हो। 20 रुपए का आपको टोकन मिला, आपने गोलगप्पे वाले भैया को दिया, उसने आपको 5-6 गोलगप्पे खिला दिए। तो बेसिकली वो भी क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट है। क्या होता है आपके पास, इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं, चलो सेट कर लेते हैं कि 1 इक्विवेलेंट इज ₹10। मान लो हमने सेट कर लिया कि 10 रुपए में जो भी क्वांटिटी आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, 1 इक्विवेलेंट क्वांटिटी। क्या बोल देंगे बच्चों उसको, आपका 1 इक्विवेलेंट क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी स्पेसिस की 10 रुपए में जो क्वांटिटी होगी वो कितनी क्वांटिटी बन जाएगी, आपका 1 इक्विवेलेंट क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है बच्चों। इफ आई से 1 इक्विवेलेंट ऑफ पेन, इसका मतलब क्या है, 10 रुपए में जितने पेन आएंगे वो क्या बन जाएगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ पेन बन जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। 10 रुपए में कितने पेन आ रहे हैं देखना, 10 पेन कितने में आ रहे हैं, 100 रुपए में। तो एक पेन कितने में आएगा, 10 रुपए में। यानी कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ पेन विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, आपका 1 पेन। बोलो कोई डाउट, अरे बोलो कोई डाउट, क्लियर है। इफ आई से 1 इक्विवेलेंट ऑफ पेंसिल, इसकी बात कर लेते हैं। 10 रुपए में कितनी पेंसिल आ रही है, देखो 20 पेंसिल आ रही है 100 रुपए में, एक कितने में आ रही है, 5 रुपए में। तो 10 रुपए में कितनी पेंसिल आएंगी, 2 पेंसिल आएंगी। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ पेंसिल क्या बन जाएगा आपका, 2 पेंसिल। बोलो कोई डाउट। 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैंडी, 10 रुपए में कितनी कैंडी आ रही है, 5। तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी 5 क्या होगा आपका कैंडी। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को, सही में आती बात। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, देखो इक्विवेलेंट का मीनिंग है आउटपुट सेम है, कोई एक प्रॉपर्टी उनकी सेम है। 10 पेन का प्राइस भी 100 रुपए है, 20 पेंसिल का प्राइस भी 100 रुपए है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या आ रही है आपके पास, सेम क्या है, दोनों का प्राइस क्या है बच्चों आपका सेम। मान लो एक मूवी है, उसमें सलमान खान 5 गुंडों की पिटाई करता है, ठीक है। और उसी मूवी में सनी देओल 20 गुंडों की पिटाई करते हैं। तो 1 सनी देओल इज इक्वल टू हाउ मेनी सलमान खान, 4। कि 4 सलमान खान मिलकर के जो काम करे वो अकेला कौन कर रहे हैं, सनी देओल कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ,
वो क्या बन गया आपका इक्विवेलेंट टू क्या हो गया आपका 4 सलमान खान, ठीक है। तो बेसिकली आउटपुट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ स्पेसेस कितने रुपए हैं, 2 रुपए हैं। कितने पेन है, 10 पेन है। कितनी पेंसिल है, 20 पेंसिल है। कितने हैं आपके पास, 50 है। नंबर ऑफ स्पेसेस अलग अलग है, 100, 10, 20, 50। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे, देखिए 100 रुपए में कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, एक इक्विवेलेंट कितने का है, 10 रुपए का है। तो 100 रुपए में कितने इक्विवेलेंट होंगे आपके पास, 10 इक्विवेलेंट होंगे। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट। 10 पेन में कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, एक पेन में एक इक्विवेलेंट है, तो 10 पेन में कितने इक्विवेलेंट होंगे आपके, 10 इक्विवेलेंट होंगे। बोलो कोई डाउट। 20 पेंसिल में कितने इक्विवेलेंट होंगे, 2 पेंसिल में कितने इक्विवेलेंट है, एक है, तो 20 में कितने होंगे आपके पास, 10 इक्विवेलेंट होंगे। 50 के अंडे में कितने इक्विवेलेंट होंगे, 5 में कितने, एक है, तो 50 में कितने होंगे आपका, 10 होंगे। बोलो कोई डाउट, अरे बोलो कोई डाउट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हमारे सामने आ गया बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। देखो नंबर ऑफ स्पेसेस जो है वो क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वो सब में क्या आ रहे हैं आपका, सेम आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें, मान लो एक रिएक्शन है बच्चों, से N2 प्लस 3H2 गिव यू 2NH3, बैलेंस्ड रिएक्शन, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6। अगर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स की बात की, किसे कितने मोल है, 1 मोल है। किसे कितने मोल है, 3 मोल है। किसे कितने मोल बन रहे हैं आपके पास, 2 मोल बन रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं। किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स भले ही अलग अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। आप यहां से देख सकते हो, नंबर ऑफ स्पेसेस मे बी डिफरेंट बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी ऑलवेज क्या होंगे आपका, सेम होंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, दिस इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स भले ही डिफरेंट हो, अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करूं, से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अगर मान लो इसके इक्विवेलेंट है x, तो इसके भी कितने होंगे, x, और इसके भी कितने होंगे आपका x। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होने वाले हैं, दे विल बी सेम। वो क्या होंगे आपका, दे विल बी, तो लिखो बच्चों हेडिंग डाल दो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इसमें लिखिए, it state that during a chemical reaction during a chemical reaction the number of moles of the species involved may be different but the number of equivalents will be always same, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों भले ही डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये बात सही में आती नहीं आती? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो इक्वल में और इक्विवेलेंट में डिफरेंस क्लियर हुआ, कुछ आइडिया हुआ आप लोगों को। इक्विवेलेंट बेसिकली टोकन सिस्टम है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स का जैसे फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास, ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास होगा, इक्विवेलेंट मास अपॉन कौन सा मास होगा आपका, इक्विवेलेंट मास। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को।
सही में आती है बात? ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसको लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट को हम केमिस्ट्री के अंदर। यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, अब यहां से देखें कि एक्चुअल में इक्विवेलेंट मास होता क्या है, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल शुरू करें। मान लो एक रिएक्शन है, आप सबने पढ़ी हुई है H2 प्लस हाफ O2 गिव यू H2, सबने पढ़ी रिएक्शन। एक रिएक्शन से H2 प्लस सल्फर गिव यू H2S, ये भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। और एक रिएक्शन से H2 प्लस Cl2 गिव यू 2H। ठीक है भाई, क्लियर? अब यहां पर अगर हम बात करें, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के मोल्स की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, मोल्स कितना कोफिशिएंट है? 1 है ना। इसमें हाइड्रोजन का एक मोल ऑक्सीजन कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं? आपका 0.5 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन का एक मोल किससे रिएक्ट कर रहे हैं? सल्फर के एक मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन का एक मोल क्लोरीन कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं? आपका एक मोल से रिएक्ट कर रहा है। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? अगर मास की बात कर ली जाए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होते हैं। सल्फर कितना होता है? 32 होते हैं। क्लोरीन कितना होता है? 35.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो वैल्यूज आपको दी जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन का एक मोल यानी कितने ग्राम्स? 2 ग्राम। H2 1 इंटू 2 कितना हो गया आपका? 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन कितना बच्चों? 16 इंटू 2 कितना होता है? 32। 32/2 कितना हो गया आपका? 16 ग्राम। यहां पर हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितने ग्राम से रेट कर रहे हैं? आपका 16 ग्राम से रेट कर रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन के 2 ग्राम, सल्फर कितने ग्राम से रेट कर रहे हैं? 16 ग्राम से रेट कर रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन के 2 ग्राम, क्लोरीन कितने ग्राम से रेट कर रहे हैं? आपका 71 ग्राम से। क्या सल्फर का 32 आएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। हाँ जी, क्लियर? बोलो कोई डाउट? अब देखो, बेसिकली 16 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम सल्फर बराबर कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये कितने से रेट कर रहे हैं? 2 ग्राम से। और ये भी कितने से रेट कर रहे हैं? 2 ग्राम से। और ये भी कितने से रेट कर रहे हैं? आपका 2 ग्राम से। तीनों के तीनों किससे रेट कर रहे हैं बच्चों? आपका 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये प्रॉपर्टी तीनों की क्या है? सेम है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ सल्फर। लेकिन एक बात समझो, जो काम 16 ग्राम ऑक्सीजन ने किया, उसी काम को करने के लिए सल्फर कितने ग्राम की जरूरत है आपको? 32 ग्राम की जरूरत है। बोलो डाउट? और क्लोरीन कितने ग्राम की जरूरत है आपको? 71 ग्राम की जरूरत है। तो आई कैन से दैट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट। क्या होगा आपके पास? इक्विवेलेंट है किसके? 16 ग्राम ऑफ क्या होगा आपका? ऑक्सीजन। दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा आपका? 32 ग्राम ऑफ क्या होगा आपका? सल्फर। एंड दिस इक्विवेलेंट टू क्या आपके पास? 71 ग्राम ऑफ क्या होगा आपका? क्लोरीन। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? कॉन्सेप्ट सही में आ गया है? अब हम बात करते हैं, लिखो हेडलाइन डाल दो बच्चों, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, इसमें लिखिए, इट इज द mass of element, it is the mass of element which reacts with
1 gram of hydrogen, which reacts with 1 gram of hydrogen. तो जो दिमाग में बैठा लो, किसी भी एलिमेंट का उतना मास जो किससे रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका इक्विवेलेंट मास। क्या बोलेंगे उसको, उसका इक्विवेलेंट मास। बोलो कोई डाउट, क्लियर है? किसी भी एलिमेंट का उतना मास जो किससे कंबाइन करने वाले हैं विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला जाएगा उसको, इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। लिखो, द इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन is set as the equivalent mass of hydrogen is set as unity, and it is taken as standard, बच्चों हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना सेट कर दिया गया आपका, 1 सेट किया। और जितने भी इक्विवेलेंट मास निकालेंगे हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकालने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। किसके रेस्पेक्ट में निकाले जाएंगे आपका, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। बोलो कोई डाउट, अरे बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट मास है वो बच्चों हमने कितना सेट कर दिया आपका, दैट इज सेट एज यूनिटी। कितना सेट किया गया आपका, यूनिटी सेट कर दिया गया है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो कोई डाउट, सब कोई बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया पॉइंट? अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस रिएक्शन में व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, बोलो बच्चों क्या होगा, 8। भाई 2 से कितना रिएक्ट कर रहा है, 16, तो 1 से कितना रिएक्ट करेगा, 8। और जो 1 ग्राम से रिएक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन बच्चों कितना आ गया आपका, 8 आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? हाँ जी क्लियर है, हाँ जी समझ में आ गए, बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी आपको समझ में आ गए? चलो आप बताएंगे मेरे को इस रिएक्शन में व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर, बताओ आप बताएंगे कितना होगा, बताओ प्लीज स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। कितना होगा? अच्छा व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, क्या बताया मैंने आपको, डेफिनेशन बताइए। किसी भी एलिमेंट का उतना मास जो किससे कंबाइन करता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। अच्छा इसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम दिख रहे हैं, 2 से कितना रिएक्ट कर रहे हैं, 32, तो 1 से कितना करेगा, 16। तो इसका मीनिंग सल्फर का इक्विवेलेंट मास कितना बन गया आपका, 16 बन गया। तो इस रिएक्शन में सल्फर का जो इक्विवेलेंट मास है बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ जी बोलो कोई डाउट, क्लियर है? हाँ जी आप बताएंगे इस रिएक्शन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, दैट विल बी 35.5। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? बोलो बच्चों सही में आती बात, क्लियर है? अभी तक जो मैंने आपको इंपोर्टेंट बातें बताई सुनो। सबसे पहले बताया गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, क्या बोलता है, किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स भले ही अलग अलग हों लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। बोलो कोई डाउट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी एलिमेंट का मास जो कंबाइन करता है विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, उसका इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास हमने कितना सेट कर दिया आपका, 1 सेट किया हुआ है। कितना सेट किया हुआ है आपका, 1 सेट किया हुआ है। बोलो कोई डाउट, क्लियर है? नोट करो फटाफट इस पार्ट को।
हाँ जी क्लियर, बोलो कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया पार्ट आप लोगों को? भी एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो बच्चों, इसको दो तरीके से हम सोल्व करेंगे। लिखिए x gram of an element, x gram of an element combines with hydrogen to form y gram of its hydride, calculate the equivalent mass of the element। जो बच्चा सोल्व करेगा बहुत अच्छे रैंक लेकर के आएगा, बोर्ड एग्जाम में तो कम से कम 90% लेकर के आएगा ही आएगा, आईआईटी और एम्स में भी अच्छे रैंक लाएगा। ऑफ द एलिमेंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। x/2 कितने बच्चों ने सोल्व कर लिए? अभी देखते हैं। ओके स्टॉप रेटिंग। देखो बच्चों, व्हाट इज गिवन टू अस, कोई एलिमेंट है, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, किससे कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन से। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये है इसके x ग्राम्स ऑफ एलिमेंट, कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म y ग्राम ऑफ इट्स हाइड्राइड। अब हमें नहीं पता एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। बस ये पता है कि इस रिएक्शन में एलिमेंट किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं। और जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों हाइड्राइड। क्या बोलते हैं उसको? आपका हाइड्राइड, ठीक है। ये रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत? बोलो कोई डाउट? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास बच्चों क्या करना है? कैलकुलेट करना है और बताना है, ठीक है। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? अब अगर बात की जाए भाई इसके, हम पहले डेफिनेशन की बात करते हैं।
मैं इस क्वेश्चन दो तरीके से सोल्व करूंगा। पहला है अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, और दूसरा हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का उतना मास जो किसे कंबाइन करता है विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास बोलते हैं ना। ठीक है, फिर एक बात, अगर इसका मास है x ग्राम, इसका मास है y ग्राम, हमने लॉ पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट्स। किसने दिया था? लेवोइजर ने। किसने प्रूव किया था? लैंडलॉर्ड ने। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगर इसका मास है x, इसका मास है y, तो इसका मास कितना आ जाएगा आपका? y माइनस x ग्राम। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर है? क्वेश्चन आईआईटी में आया था ये। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन आईआईटी ना पूछेगा, पूछते है। अब y माइनस एक्स ग्राम अगर है, इसके साथ कितना कंबाइन कर रहा है? x ग्राम। भाई y माइनस एक्स ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट कर रहे हैं? आपका x ग्राम एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं। अगर इतने से रिएक्ट कर रहे हैं x ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा? x अपॉन y माइनस एक्स। और जितना एक से रिएक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास। यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों? आपका x अपॉन क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स। किसने सोल्व किया था? हाँ जी, क्लियर? बोलो कोई डाउट? सही में आया? नोट करो फटाफट। अभी करेंगे, उसको भी करेंगे, दूसरे मेथड से भी करेंगे। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया? अब इसको कौन से मेथड से करते हैं? इक्विवेलेंट मेथड से करते हैं। करें भाई, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है? किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स भले ही कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे? आपका सेम होंगे। बोलो कोई डाउट? यानी कि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द एलिमेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन। भाई जितने इक्विवेलेंट एलिमेंट के उतने इक्विवेलेंट किसके होने वाले हैं आपके पास? हाइड्रोजन के होने वाले हैं। कोफिशिएंट कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होने वाले हैं? आपका सेम होने वाले हैं। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या देखो, क्या है? मास इन ग्राम अपॉन कौन सा मास है? इक्विवेलेंट मास, यही है ना। एलिमेंट का मास कितने है? x ग्राम। तो x अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या आ जाएगा? एलिमेंट शुड बी इक्वल टू कितना मास है? y माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा? आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? और हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना सेट किया गया? आपका 1 सेट किया गया। क्या गया सेट? तो यहां से ये है आपका 1 इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, ये जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, कितना बन जाएगा?
एक्स अपॉन क्या आ जाएगा आपका वाई माइनस एक्स। देखो मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है क्लियर। ये आपका y माइनस एक्स है अपॉन हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना है, बस 1 है, पुट कर दिया तो यहां से क्या बन जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन y माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम? दोबारा देखो भाई, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स भले ही अलग अलग हों लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, नहीं होते हैं, यही है ना। यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा। बोलो कोई डाउट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एलिमेंट क्या बन जाएगा, x अपॉन कौन सा मास है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास है, इक्विवेलेंट मास है। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, y माइनस एक्स है, ग्राम्स के अंदर है, और अपॉन क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन वो कितना होता है आपका 1 होता है। बस पुट किया है उसका ये निकल गई वैल्यू, कोई दिक्कत? हाँ जी बच्चों क्लियर हुआ? वो केस देखेंगे हम, वो कंपाउंड आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे डिस्कस, पहले अभी इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सही में आ गई बात? नेक्स्ट लिखो, इसको नोट कर लो पहले आप लोग। देखिए द इक्विवेलेंट मास of the equivalent mass of hydrogen is constant. The equivalent mass of hydrogen is constant and will not change from change from will not change from reaction to reaction will not change from reaction to reaction as it is taken as it is taken as standard. It is taken as standard. But the equivalent mass of other elements can change from reaction to reaction चलो बच्चों केस समझते हैं। अगर हम एक रिएक्शन देखते हैं, the reaction is H2 plus half O2 give you H2O। एक और रिएक्शन है H2 plus O2 give you H2O, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या सिचुएशन है, हाइड्रोजन कितने ग्राम बच्चों, 2 ग्राम, किसे रिएक्ट कर रहे हैं, 16 इंटू 2 कितना है 32, 32/2 कितना हो गया आपका 16 ग्राम। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं आपका 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं। बोलो कोई डाउट? इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 ग्राम किसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं। बोलो कोई डाउट? और डेफिनेशन क्या बताई थी, किसी भी एलिमेंट का उतना मास जो किसे कंबाइन करते हैं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं उसको, उसका इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन बच्चों कितना है आपका 8 है, लेकिन इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा आपका 16 होगा।
यानी कि ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट मास है वो रिएक्शन टू रिएक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहे चेंज। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो बच्चों, बेसिकली यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर है 2 माइनस चार्ज और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, आपका ऑक्साइड। यहां पर जो रिएक्शन है इसमें है O2 2 माइनस और ये कौन सा है, दिस इज परऑक्साइड। यहां सामने क्या बच्चों, दिस इज परऑक्साइड। बोलो कोई डाउट, क्लियर है। इधर ऑक्सीजन कैसे फॉर्म में है, ऑक्साइड की फॉर्म में, इधर ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में है आपका, परऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा, दिस विल बी, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 अपॉन कितना होगा आपका 2, कितना होगा 16 अपॉन कितना आ जाएगा 2, ये कितना है पास, दिस इज 32 अपॉन कितना है 2। बोलो कोई डाउट, क्लियर है। 16/2 कितना होता है, 8 होते हैं। अब देखो 16 कौन सा मास है इसका, एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक मास अपॉन 2, इसके ऊपर क्या है बच्चों, चार्ज। तो इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। यहां पर देखो 32 का कौन सा मास है, मोलिकुलर मास है, और 2 इसके ऊपर क्या है बच्चों, आपके पास चार्ज है। बोलो कोई डाउट। तो यहां से एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है, दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ आयन अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज। और जो डिनोमिनेटर में होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, आपका एन फैक्टर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज एन फैक्टर। कोई दिक्कत, क्लियर, नोट करिए फटाफट इसको। मोलिकुलर मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज। हाँ जी, क्लियर। अरे बोलो कोई डाउट, सबको समझ में आ गए, क्लियर हो गया यहाँ तक का पार्ट। इसका मीनिंग ये हुआ, देख लो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्साइड, द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन as oxide is 8, as oxide is 8, comma, as peroxide is 16, as peroxide is 16, and as superoxide, and as superoxide is 32। देखो बच्चों, ऑक्सीजन तीन तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक होते हैं O2 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ऑक्साइड। वन इज O2 2 माइनस, दिस इज कॉल्ड एज peroxide। वन इज O2 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, आपका सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इसमें कितना आएगा, देखो 16/2 कितना बन जाएगा 8, 32/2 कितना बन जाएगा 16, 32/1 कितना बन जाएगा आपका 32। कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई डाउट, सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, अभी ध्यान रखो, O2 माइनस को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, O2 2 माइनस को बोलते हैं पर ऑक्साइड, और O2 माइनस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। आगे डिस्कस करें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जाकर के। हाँ जी बच्चों, क्लियर, बोलो कोई डाउट, क्वेश्चन लिखिए।
x gram of an element, x gram of an element reacts with oxygen to form y gram of its peroxide. Calculate the equivalent mass of element. Of the element. करो बच्चों फटाफट. बाय द हेल्प ऑफ आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का यूज करना है, उससे अप्रोच करेंगे सारे क्वेश्चन. What is given to us? देखो बच्चों, x ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद किससे कंबाइन कर रहे हैं? ऑक्सीजन टू फॉर्म y ग्राम ऑफ इट्स क्या बना रहा है? ऑक्साइड. ठीक है ना? क्या बना रहा है बच्चों आपका y ग्राम ऑफ इट्स? ऑक्साइड है पेरोक्साइड? पेरोक्साइड. ओके, पेरोक्साइड. क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट. ठीक है बच्चों. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? क्या बोलते हैं? किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स भले ही बच्चों क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं आपका? सेम होते हैं. बोलो कोई डाउट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं. यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द एलिमेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन. कोई प्रॉब्लम? भाई जितने इक्विवेलेंट एलिमेंट के होंगे उतने इक्विवेलेंट किसके होंगे आपके पास? ऑक्सीजन के होंगे. और पर ऑक्साइड क्या होते हैं? O2 2 माइनस. इसके अंदर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मोलिकुलर मास है आपका 32 अपॉन चार्ज कितने 2, यानी कितना आएगा आपका? 16 आएगा. बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास होगा आपका? इक्विवेलेंट मास होगा. मास इन ग्राम्स कितने हैं? x अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या आएगा बच्चों आपका? एलिमेंट शुड बी इक्वल टू, ये क्या बन गया? y माइनस एक्स अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन. बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना दिया गया आप लोगों को? दैट इज 16 दिया गया है. तो यहां से व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट क्या बन जाएगा? 16x
अपॉन क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। कितने बच्चों ने सोल्व किया था? वेरी गुड। ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग बैच में करा था तो एक भी बच्चे ने सोल्व नहीं किया था। आज आज ही मॉर्निंग बैच में मैंने कराया था, जो कि उसमें काफी अच्छे अच्छे बच्चे सो कोल्ड बैठे हुए हैं। बच्चे उठा के रिजल्ट देखो, आईटी मेंस में केमिस्ट्री किस टीचर के सिलेक्शन पे, पता चल जाएगा। पड़ोस में विवेक सर हैं, एक भी बच्चा नहीं है जो 200 पार किए हुए हैं। 200 पार तो छोड़ो, 150 पार ही नहीं है कोई। और मेरे कुछ अच्छे बच्चे जो 11th क्लास में हमारे पास पढ़ते थे और 12th में चले गए, जो केमिस्ट्री स्कोर करते कम से कम 100 से 110 नंबर का, वो 70, 75, 80 के आसपास प्रेजेंट है। हाँ जी, क्लियर? बोलो कोई डाउट? सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, एक लेवल पे पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्लियर हो गए? बोलो कोई डाउट? इक्विवेलेंट मास क्लियर हो गया आप लोगों को? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्लियर हो गया? देखो आज हमने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है। किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स भले ही डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा क्या होते हैं आपका? सेम होते हैं। पहला पार्ट ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था आपके पास? इक्विवेलेंट मास। किसी भी एलिमेंट का उतना मास जो किससे कंबाइन करता है आपका? विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट मास है वो रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज नहीं करेगा, क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। फिर उसको हमने क्या लिया है? स्टैंडर्ड लिया है, और उसको कितना सेट किया गया आपका? यूनिटी सेट किया गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सबका जो इक्विवेलेंट मास है वो रिएक्शन टू रिएक्शन बच्चों क्या कर सकता है आपका? चेंज कर सकता है। बोलो कोई डाउट? अब मैं कुछ एनायंस लिख रहा हूं, आपको इनका इक्विवेलेंट मास मेरे को कैलकुलेट करके बताना। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया है। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन अपॉन क्या होगा? चार्ज। अब एक साथ साथ इसको भी समझ लो। मैंने बताया जो डिनोमिनेटर में होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। क्या बोलते हैं उसका? आपका एन फैक्टर बोलते हैं। तो यहां से इक्विवेलेंट मास का एक फॉर्मूला बन गया आपके सामने, दैट इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या आ जाएगा आपका? एन फैक्टर। बोलो बच्चों को डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स? क्या फॉर्मूला है? मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास होते हैं? इक्विवेलेंट मास होते हैं। और इक्विवेलेंट मास के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर यूज कर सकता हूं। तो दिस विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर मास, और इनटू क्या हो जाएगा आपका? एन फैक्टर। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? व्हाट इज दिस? ये क्या होगा? मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या बन गया बच्चों आपका? एन फैक्टर। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का एक फॉर्मूला बन जाता है आपके सामने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या आ जाएगा बच्चों आपका? एन फैक्टर। बोलो कोई डाउट? हाँ जी, डाउट है? दोबारा पूछ लो जी। नहीं, एन फैक्टर 0 नहीं होगा। दोबारा देखो, कहां से ये पार्ट क्लियर हो गया? तो मैंने किया क्या है, ये पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये फॉर्मूला है क्या होता है? मास इन ग्राम से कौन सा मास है? इक्विवेलेंट मास है। अब मैंने इस ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, तो एम तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एन फैक्टर किधर होगा? न्यूमिनेटर में आ जाएगा। बस। ये मास इन ग्राम से मोलिकुलर मास क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो गया आपका? एन फैक्टर। हो गया? नोट करो बच्चों फटाफट।
बच्चों क्लियर? बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? सबको सही में आ गए? क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी। नहीं, चार्ज की तो बात है, वो तो आयन की बात हो रही है, न्यूट्रल स्पीसीज की बात नहीं की है। ये फॉर्मूला न्यूट्रल स्पीसीज के थोड़े ना, तो सिर्फ आयंस के लिए एप्लीकेबल है। वो हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में, देखते जाओ। अब आप लोग मेरे को बताएंगे इन आयंस का, फटाफट कैलकुलेट करके बताएंगे बच्चों इनका इक्विवेलेंट मास क्या होने वाला है। वन इज कार्बोनेट, सल्फेट, COO नेगेटिव, CO नेगेटिव, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, एल्यूमिनेट, टू नेगेटिव। नाइट्रोजन मास होता है 14, एल्यूमिनियम होता है 27। फटाफट कैलकुलेट करके बता दो।
हाँ जी, सोल्व कर दिया। बताओ कार्बोनेट 30, कितने बच्चों ने निकाल लिया है? देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन क्या होगा? नहीं होगा भाई, नेगेटिव नहीं होगा, मास कभी नेगेटिव नहीं होता है। मोलिकुलर मास ऑफ CO3 2 नेगेटिव अपॉन कितना होगा? 2। कार्बन कितना है? 12। 16 इंटू 3 कितना? 48 प्लस 12 कितना हो गया? 60 अपॉन 2 कितना बन गया आपका? 30 बन गया। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? क्लियर है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट, मोलिकुलर मास कितना आ गया? 96 अपॉन 2 कितना हो गया आपका? 48 हो गए। ऑक्सलेट कितना निकल गया? 88/2 नहीं करोगे क्या? नेगेटिव और नेगेटिव ये आपके पास कितना हुआ? पास 88/2 कितना बन जाएगा? 44। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? नाइट्रेट 62। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? एल्यूमिनेट 25, है ना? क्लियर हुआ बच्चों पॉइंट? इक्विवेलेंट मास सबको क्लियर हो गए? आज के लिए इतना काफी है। इस सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी करके आइएगा।